हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आज से फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो रही है और आप लोगों को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये धनतेरस आपके जीवन में समृद्धि लेके आए और आपके जीवन को खुशियों से भर दे, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं हैं आप लोगों के लिए। और इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। आज के वीडियो में मैं प्रैक्टिस पेपर 9 कराने वाली हूँ फ्रॉम डॉक्टर रंजीत सिंह, जिसके मैं पहले 1 to 8 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ और वो मैंने बिल्कुल ऑर्डर से कराए हैं क्योंकि इस बुक को सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चैप्टर स्किप कर करके पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक प्रैक्टिस के साथ ही हमारा इसका एक लिटरेचर चैप्टर कवर हो जाता है। क्योंकि इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस और हमारा जो शेक्सपियर के प्लेज़ हैं उसके क्वेश्चंस और सारे जो लिटरेचर जो टॉपिक है हमारा स्टार्टिंग से, वो सारे पॉइंट इसमें चैप्टर वाइज दे रखे हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स इसको मैंने चैप्टर वाइज क्रम से कराया था और इसको क्रम से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड कि मैंने कोई भी पार्ट स्किप किया है, सारे पार्ट्स इसके क्रम से मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। सो गाइज, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं और जो देखना चाहते हैं मेरे वीडियोज़ को, चैनल पर जाके देख सकते हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रैक्टिस पेपर 9 इसका पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस इसका, इन विच सेंचुरी मिरेकल प्लेज वर बैंड। यानी किस सेंचुरी में जो मिरेकल प्लेस थे इनको बैंड किया गया। तो इनको बैंड किया गया था मिड 16 सेंचुरी में, यानी 16 सेंचुरी में ये पूरी तरह से इंग्लैंड में बैंड हो गए थे। और ये किसके द्वारा बैंड किए गए थे वो भी मैं आपको बता दूं, हेनरी 8 के द्वारा इनको बैंड किया गया था। हेनरी 8 ने इनको पूरी तरह से बैन किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, द मॉरलिटी प्लेज इज़ डैश प्ले। यानी जो मॉरलिटी प्लेज हैं वो किस तरह के प्ले हैं, क्लासिकल हैं, मॉडर्न हैं और या पोस्ट मॉडर्न हैं। सो ये मिडिएवल प्लेज माने जाते हैं, मिडिएवल प्ले हैं, यहाँ से इनकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मॉरलिटी प्लेज। मॉरलिटी प्लेज का दूसरा नाम क्या था। तो ये जो मैरी प्लेज है, मिरेकल प्लेज है, मिस्टी प्लेज है या फिर इंटरल्यूड। तो जो मॉरलिटी प्लेज हैं इनका दूसरा नाम हमें मिलता है इंटरल्यूड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच टाइप ऑफ प्लेज वर मॉरलिटी प्लेज। यानी कि विच टाइप किस प्रकार के प्ले हुआ करते थे मॉरलिटी प्लेज। तो ये एलोगरी प्ले हैं, एलोगरी प्ले इनको माना जाता है। एलोगरी प्ले थे, इनसे कोई ना कोई हमें एजुकेशन या हमें कोई मॉरल इनसे हमें मिलता था, तो इन्हें एलोगरी प्ले की कैटेगरी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन मॉरलिटी प्लेज में द हीरो मीट्स पर्सोनिफाइड व्यूज़ और वर्च्यू। यानी मॉरलिटी प्लेज में जो हीरो है वो पर्सोनिफाइड व्यूज़ से और वर्च्यू से मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी वाला, क्योंकि बोथ व्यूज़ एंड वर्च्यू दोनों से वो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन विच पीरियड द मॉरलिटी प्लेज वर डेवलप्ड। किस पीरियड में मॉरलिटी प्ले डेवलप हुए थे। सो ये फ्रेंड्स डेवलप हुए थे मिडिएवल पीरियड में, यानी इनकी शुरुआत मानी जाती है 13th सेंचुरी से। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड मॉरलिटी प्लेज। मॉरलिटी प्लेज के पीछे पर्पस क्या होता था, इनको शुरुआत करने की पर्पस क्या था, क्यों इनकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन देखिए, इसके 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। तो आपका ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा, एजुकेशन विद एंटरटेन। यानी मॉरलिटी प्लेज का जो पर्पस था वो एजुकेट करना था, साथ ही साथ एंटरटेन करना था। जैसे कि रामायण है, तो रामायण जब जो हम सुनाते हैं बच्चों को, या रामायण जब आती है टीवी में, तो हम इनसे एंटरटेन तो होते ही हैं, साथ में हमें रामायण से कितनी शिक्षा मिलती है लाइफ में, कि मतलब जो राम का करैक्टर है वो कितना आइडियल करैक्टर है, उससे कितने अच्छा उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है। तो एजुकेट भी हमको कर रहा है, साथ ही हम एंटरटेन भी होते हैं जब अच्छे अच्छे सीन्स उसमें आते हैं। तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, हु डेवलप द मॉरलिटी प्लेज। मॉरलिटी प्लेज को डेवलप किसने किया था। चौसर ने किया था, मार्लो ने किया था, क्रिश्चियन फायर्स ने किया था। किसने किया था, या फिर विलियम शेक्सपियर ने किया था।
तो आपका आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन फ्रायर्स, यानी कि संत लोगों ने इसको डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन विच सेंचुरी मॉरलिटी प्लेस डेवलप, किस सेंचुरी में मॉरलिटी प्लेस डेवलप हुए? सो मैंने आपको ऊपर बताया था अभी 13th सेंचुरी में इनकी शुरुआत हुई, डेवलप हुए ये। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी स्टेप्स, कितने स्टेप्स इन थेम्स वर यूज़ किए जाते थे मॉरलिटी प्लेस में, कितने स्टेप यूज़ किए जाते थेम्स में मॉरलिटी प्लेस में? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, हु सैड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, किसने कहा कि रोमांटिसिज्म एक एडिशन है ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी? किसका स्टेटमेंट है ये? सो ये कथन है वॉल्टर पेटर का, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, हु कॉइन, किसने कॉइन किया द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, लिटरेचर में लिबरलिज्म ये फ्रेज है, ये किसने कॉइन किया? सो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, विक्टर ह्यूगो ने ये टर्म कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलंकली, ये जो फ्रेज है ये किसके एसोसिएटेड है, किसके साथ एसोसिएट है? तो ये टॉमस ग्रे के साथ एसोसिएट है ये टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द फ्रेज इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ ये इमोशनल साइकोलॉजी इन फिक्शन एसोसिएटेड है? तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, रिचर्डसन इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, हु सैड, किसने कहा रोमांटिसिज्म इज प्रिसाइजली सिचुएटेड नाइदर इन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट नॉर एग्जैक्ट ट्रूथ बट इन द वे ऑफ फीलिंग, किसने कहा? ये किसके वर्ड्स हैं? सो चार्ल्स बटलेयर ने ये कहा था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द फ्रेज वेवरली नोवेल्स इज एसोसिएटेड, वेवरली नोवेल किससे एसोसिएटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा वॉल्टर स्कॉट, ए इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्वीट थैम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, हे स्वीट थैम्स तुम बहती रहो जब तक कि मैं अपना गाना समाप्त ना कर लूँ। तो इसमें आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ हो जाएगा? एपोस्ट्रॉफी होगा, एपिग्राम होगा, मेटोनमी होगा या फिर एपोस्ट्रॉफी होगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा, क्योंकि स्वीट थैम्स इसको एड्रेस हो रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, एरर लाइक स्ट्रॉ, एरर कैसी हैं? स्ट्रॉ की तरह हैं अपॉन द सरफेस ऑफ फ्लो, ही हु वुड सर्च फॉर पल्स मस्ट ट्राई ब्लो। सो यहाँ भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है गाइज, तो यहाँ पे आपका सिमली हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट हियर, क्योंकि यहाँ पे लाइक और इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उनमें क्या होती है? हमारी सिमली होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दे स्पीक लाइक सैंड, वो कैसे बोलते हैं? सैंड की तरह बोलते हैं। एंड एक्ट लाइक डेवल्स, और एक्ट कैसे करते हैं? डेवल्स की तरह, यानी कि जो बोलते तो संतों की तरह से हैं और जो उनके एक्ट हैं वो राक्षसों वाले हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे हमारे आसाराम बापू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना? तो आपका आंसर हो जाएगा एंथेसिस, डी इज़ करेक्ट हियर। क्या लाइक सैंट बोल साधु की तरह रहे, लेकिन उनके पीठ पीछे उनके एक्ट कुछ और ही बता रहे हैं, क्या कर्म है उनके। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 20 देखिए, यूथ इज़ फुल ऑफ प्लीजर, यानी कि जो यूथ है वो किससे भरा हुआ है? प्लीजर से। एज इज़ फुल ऑफ केयर, तो यहाँ भी आपके दो स्टेटमेंट हैं जो दोनों कंट्राडिक्शन को दिखा रहे हैं। यहाँ यूथ है और यहाँ पर ओल्ड एज यहाँ पर मतलब रेफ़र किया गया ओल्ड एज को। सो आपका यहाँ भी एंथेसिस हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, हेल स्माइलिंग मॉर्न, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच? तो यहाँ पर आपका एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा हेल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हु हैज़ रिटन रुथ, रुथ को किसने लिखा है? TGT 13 में आया है, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ये वर्ड्सवर्थ ने रुथ लिखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल बोर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि जो लाइन है वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल बोर्ड ये किससे ली गई है? सो ये ली गई है ए टेबल टर्न, अ वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्नल का मतलब होता है यहाँ पर बसंत हिंदी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन पीटर वेल, पीटर वेल किसने लिखी है इन चारों में से? आपको बताना है सही आंसर। सो ये गाइज लिखिए वर्ड्सवर्थ ने
पीटर बेल इज़ रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, और ये लिखी थी इन्होंने 1819 में, विच इज़ डेडिकेटेड टू रॉबर्ट सूथी को उन्होंने इसको डेडिकेट किया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल इन द पोएम, यानी उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं ट्रांसमिग्रेशन पर ऑफ द सोल, सोल के ट्रांसमिग्रेशन पर व्यूज़ दिए हैं। कौन सी पोएम में दिए हैं? सो वेल फेमस पोएम है ये, ऑड है उनकी, ऑड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ दीज ट्रैवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी PGT 3 में आया हुआ है, कौन सी पोएम ट्रैवल पोएम मानी जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की? सो डेस्क्रिप्टिव स्केच, ये इनकी ट्रैवल पोएम है जो कि आई थी 1793 में, और ये इनकी ट्रैवल पोएम मानी जाती है, ट्रैवलॉग है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में हम देखेंगे लिरिकल बैलाड अपीयर्ड विथ, है ना, PGT 3 में आया है। लिरिकल बैलाड अपीयर्ड हुई थी 4 पोएम बाय कॉलरिज और 19 पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, यानी कि जो लिरिकल बैलाड है जो कि 1798 में आया, इनका फेमस वर्क 1798 में आई थी ये। इसमें कुल 23 पोएम्स हैं जो कि जिसमें कि 19 है ना वर्ड्सवर्थ की हैं और 4 पोएम्स हमारे कॉलरिज की हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 देखते हैं। द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस, है ना, माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल एंड ए हेल ऑफ हेवन, यानी कि एक हमारा माइंड ही है जो क्या है, हेवन ऑफ हेल, जिसको हम हेल से हेवन बना सकते हैं एंड हेल से हम इसको हेवन बना सकते हैं। यानी सब कुछ जो किया धरा किसका होता है, हमारी सोच का होता है। हम चाहें तो अपनी लाइफ को हेवन बना लें और चाहें तो हेल बना लें, यानी ऑल इज़ बेस्ड ऑन आवर माइंड। सो दिस कोट इज़ कोटेड बाय, किससे ली गई है ये? सो पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन्स ली गई हैं। पैराडाइज लॉस्ट में ये लाइन्स बोली हैं सैटर्न ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। टू रेन इज़ वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन हेवन, बहुत ही फेमस लाइन है। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से ली गई है ये लाइन? बेटर टू रेन इन हेल, यानी कि हेल में राजा बनना अच्छा है बजाय किसके, स्वर्ग में सेवा करने से। तो ये पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन्स ली गई हैं और ये बोली किसने है? सैटर्न ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है। द अनकॉन्क्यूरेबल विल, अभी तो विल जिंदा है, हमारी इच्छा बाकी है। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट एंड द करेज नेवर टू सबमिट और ईल्ड। सो द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स भी पैराडाइज लॉस्ट से ली गई हैं, विच केम इन 1867 एपिक बाई विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन इन ब्लैंक वर्स। और ओरिजिनली इसका लिखने की शुरुआत हुई थी इसकी 1667, इसकी शुरुआत हुई थी लिखने की, उन्होंने की थी 1658 में और कंप्लीट हुआ था ये 65 में, 1665 में जाके, और पब्लिश्ड हुआ था 67 में जाके। ठीक है, और ब्लैंक वर्स में ये लिखा गया है और इसी से मिल्टन को एक नेम और फेम मिला। तो ये लाइंस वहाँ से ली गई हैं। पैराडाइज लॉस्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। For liberty hath is sharp and double edge, fit only to be handled by just and virtuous man, that good man may enjoy and the freedom which they merit, and the bad cheer with they need who sad। किसने कहा है? सो लाइन्स आर बाय मिल्टन की लाइन्स हैं ये। देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव, is as in our will to love or not, in this we stand or fall, who said, किसने कहा है ये? सो जॉन मिल्टन ने कहा है, ये जॉन मिल्टन की लाइन है। सो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्वेश्चंस देखिए। व्हाट काइंड ऑफ वर्क, किस प्रकार का वर्क है? इज सैमसन एगोनिस्टिस, सैमसन एगोनिस्ट किस कैटेगरी का वर्क है, कैसा वर्क माना जाता है इनका? तो ये एक वर्स प्ले है और ये ग्रीक ट्रेजेडी है। ठीक है, एपिक नहीं है, शॉर्ट प्ले नहीं है, लिरिकल ड्रामा नहीं है। सो आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। लाइफ ऑफ मिल्टन, मिल्टन का जीवन हैज़ बीन रिटन बाय, मिल्टन की जो लाइफ है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सो सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन की लाइफ को लिखा है। सैमुअल जॉनसन रिटन मिल्टन्स लाइफ, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। द वर्ड
द वर्ल्ड्स ए फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट, उनके लिए अच्छा प्लेस है जो इसको एंजॉय करते हैं। टेक इट, देयर इज़ लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट येट, इसमें बहुत कुछ है। द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं लाइन? सो ये ए मैन ऑफ डायमंड से ये लाइन्स ली गई हैं, प्ले बाई गाल्सवर्दी। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 36। दे डिड नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर इन हिज लाइफ, दे वर सो श्योर दैट दे हैड ऑल इटर्निटी टू डू इट इन, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूशन टिल इट वॉज डेस्ट्रॉय। सो द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं? सो लाइन्स आर टेकन फ्रॉम फ्रैटर्निटी, ये फ्रैटर्निटी वर्क है, प्ले है गाल्सवर्दी का, ठीक है, मॉडर्न प्ले राइट माने जाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 देखिए, जस्टिस इज ए मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल ऑन ऑफ इटसेल्फ। द एबव लाइन्स बतानी है कहाँ से ली गई हैं। सो जस्टिस से ली गई हैं लाइन, बुक आया 1910 में बाई गाल्सवर्दी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। Who usurped Duke Senior position at court, यानी कोर्ट में इन एज यू लाइक इट। इन एज यू लाइक इट ए प्ले बाई विलियम शेक्सपियर, इनका एक बहुत फेमस ये कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। इसमें एक करेक्टर है ड्यूक सीनियर, जिसकी पोजीशन को कोर्ट में कौन हत्या लेता है? तो ड्यूक सीनियर एक्चुअली जो रोजालिन हीरोइन है इस प्ले की, उसके फादर हैं, और इनका जो छोटा भाई है ड्यूक फ्रेडरिक, ये इनको यूजर्ब माने होता है हत्या लेना, ये इनकी जो पोजीशन है उसे हत्या लेता है, यानी कि इनको देश निकाला कर देता है और खुद राजा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। हु इज़ ड्यूक सीनियर, ड्यूक सीनियर है कौन? हु इज़ ड्यूक सीनियर्स डॉटर, ड्यूक सीनियर की डॉटर कौन है इन एज यू लाइक इट? तो वो है रोजालिन, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये रोजालिन के फादर का नाम है यहाँ पर ड्यूक सीनियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, चार्ल्स के अनुसार हु प्लान्स टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एंड एंटर ए रेसलिंग मैच एट ए रॉयल कोर्ट, कौन प्लान करता है अपने आप को डिस्गाइज करने का रेसलिंग मैच में? सो ऑरलैंडो करता नहीं है वो ऐसा, ये अकॉर्डिंग टू चार्ल्स है, चार्ल्स को ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। अपॉन हिज फादर डेथ हाउ मच वॉज ऑरलैंडो बिक्वेंस्ड इन एज यू लाइक इट, यानी कि जब फादर की डेथ हो जाती है, ऑरलैंडो के फादर की जब डेथ हो जाती है तो उसको क्या कितना हिस्सा मिलता है उन प्रॉपर्टी में से? तो उसको मिलता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 10,000 क्राउन्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। व्हाट डज सीलिया प्रॉमिस रोजालिन सी विल डू अपॉन ड्यूक फ्रेडरिक्स डेथ, सीलिया क्या प्रॉमिस करती है अपनी बहन रोजालिन से, क्या करेगी वो जब ड्यूक फ्रेडरिक की डेथ हो जाएगी? एक्चुअली जो सीलिया है ये रोजालिन की चचेरी बहन है, और जो सीलिया के फादर हैं वो ड्यूक फ्रेडरिक हैं। तो ड्यूक फ्रेडरिक ने रोजालिन के फादर को घर से निकाल दिया और रोजालिन को भी बाहर निकाल दिया। तो ये बहन है जो रोजालिन की, ये कह रही है कि मैं इसके मरने के बाद जो राज्य है वो मैं तुम्हें दे दूँगी, गिव रोजालिन द थ्रोन। सो सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 43। व्हेन ऑरलैंडो एंड चार्ल्स रेशल एट द रॉयल कोर्ट, जब ये लोग चार्ल्स रेसलिंग करते हैं, विच मैन विंस, तो जीतता कौन है? तो जीतता यहाँ ऑरलैंडो है, ऑरलैंडो से फाइट हुई थी इसकी चार्ल्स की। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। क्वेश्चन नंबर 44। आफ्टर रेसलिंग मैच हो जाने के बाद में ऑरलैंडो बिकम स्मिटन विद, स्मिटन हो जाता है वो, तो मतलब किससे स्मिटन हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है रोजालिन से, सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। इमीडिएटली फॉलोइंग द रेसलिंग मैच जीतने के बाद व्हाट डज ड्यूक फ्रेडरिक डू दैट ग्रेटली अपसेट सीलिया, यानी कि जब ये रेसलिंग मैच हुआ था उसके जस्ट होने के बाद में जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं वो क्या मतलब उनका कौन सा एक्शन अपसेट कर देता है सीलिया को इन एज यू लाइक इट? तो वो बैनिस कर देते हैं रोजालिन को, उसकी बहन को, जबकि सीलिया उससे बहुत प्यार करती थी, ये चीज़ उसे अपसेट करती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। व्हेन गेटिंग रेडी टू फ्ली द कोर्ट व्हाट डज रोजालिन डिस्गाइज हर सेल्फ, जब वो कोर्ट से बाहर जाती है, वैनिश हो जाती है, तो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है। तो किस रूप में वो अपने आप को डिस्गाइज करती है? सो एक आदमी के रूप में वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है। सो आपका आंसर इज सी इज़ करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 47, अकॉर्डिंग टू ड्यूक सीनियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर हिम बाय द वुड्स। यानी कि जो ड्यूक सीनियर है, फादर ऑफ रोजालिन, वो कह रहा है कि वुड में उसके लिए क्या नहीं मिल रहा है, उसको क्या प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन बताना है। सो सी इज़ करेक्ट हियर, लव उसको नहीं मिल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, अकॉर्डिंग टू जैक्स वाई इज ड्यूक सीनियर यूजर्पर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। मतलब जो आर्डन है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है, उसका वो क्यों यूजर्पर है ये जो है ड्यूक सीनियर अकॉर्डिंग टू जैक्स। क्योंकि वो हॉन्टिंग करता है, मतलब हंट करता है वो एनिमल्स को, एक निर्दोष एनिमल्स को वो मारता है, इसलिए वो ऐसा कहता है, ही हॉन्ट द एनिमल। क्योंकि जैसे उसके वो यूजर मतलब उसके साथ जैसे उसका राज्य हत्या लिया उसके भाई फ्रेडरिक ने, वैसे ही वो कहता है कि आप भी इन जो एनिमल्स हैं इनका राज्य हत्या रहे। यूज़र पर माने होता है हत्या लेना, हत्याना। 49 देखिए क्वेश्चन नंबर, आफ्टर सीलिया एंड रोजालिन गो मिसिंग, जब ये दोनों निकल जाती हैं, मिसिंग हो जाती हैं, होम डज ड्यूक फ्रेडरिक सेंड टू फाइंड देम, उनको ढूंढने के लिए किसको ड्यूक फ्रेडरिक भेजते हैं? तो भेजते हैं ओलिवर को। ओलिवर को वो हायर करते हैं कि भाई जाओ और इन दोनों लड़कियों को ढूंढो, रोजालिन और सीलिया को। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, व्हाट डज ओलिवर प्लान, क्या प्लान करता है ओलिवर टू डू व्हेन ऑरलैंडो, जब ऑरलैंडो रिटर्न होता है होम, घर वापस आता है फ्रॉम द रेसलिंग मैच। रेसलिंग मैच से जब वो वापस आ रहा होता है तो वो क्या प्लान करता है? वो क्या करता है? आग लगा देता है। वर्न वेयर ऑरलैंडो स्लीप, यानी जहाँ वो सोया हुआ था वहाँ आग लगा देता है, जिससे कि उसको आग लग जाए, वो मर जाए। एक्चुअली ये इसका भाई है जो छोटा ओलिवर, इससे बहुत हेट करता है, इसको बिल्कुल डिसलाइक करता है, वो पसंद नहीं करता, तो हमेशा इसको मारने के तरीके को ढूंढ निकालता है वो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, व्हेन दे अराइव इन द फॉरेस्ट, यानी कि जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंचती हैं, वेयर डू रोजालिन एंड सीलिया स्टे, तो जो रोजालिन और सीलिया हैं वो रुकती कहाँ हैं? सो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कोरिन्स मास्टर होल्डिंग्स, यानी कोरिन्स की जो कुटिया है, कैंप है, उसमें वो रुक जाती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 52 क्वेश्चन, व्हेन दे अराइव इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पहुंचती हैं, वाई डज ऑरलैंडो लीव एडम, तो ऑरलैंडो एडम को क्यों लीव कर देता है? एडम नीड्स फूड, क्योंकि एडम जो था भूखा था, वो फूड्स चाहता था, तो वो उसको त्याग कर देता है, वही जाओ अपना खाना खुद ढूंढो। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, व्हेन जैक्स रिटर्न्स, जब जैक्स रिटर्न्स होता है हैप्पीली टू ड्यूक सीनियर्स कैंप, जब उसके कैंप से वो हैप्पीली रिटर्न होता है, व्हाट डज ही से, वो क्या कहता है? ही वुड लाइक टू डू, वो क्या करना पसंद करेगा? वो कहता है कि एक वो फूल बनना पसंद करेगा, उसे बुद्धिमान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 54, व्हेन ऑरलैंडो ब्रस्ट इनटू ड्यूक सीनियर कैंप, जब वो ऑरलैंडो ड्यूक सीनियर के कैंप में घुसता है विद हिज स्वार्ड ड्रोन, अपनी नंगी तलवार लेके, व्हाट डज ड्यूक सीनियर डू, ड्यूक सीनियर क्या करते हैं? तो वो उसको ऑफ़र करते हैं, फूड ऑफ़र करते हैं, ऑफर्स ऑरलैंडो फूड, क्योंकि वो उनके फ्रेंड का बेटा था, इसलिए वो उससे मिलकर बहुत खुश थे, तो वो उसे मारेंगे थोड़ी, वो तो उसकी हेल्प करेंगे, वो उसको भोजन रेफ़र करते हैं कि भाई खाना खा लो, तुम भूखे हो, क्योंकि उनको पता चल जाता है ना, ये खुद बताता है कि मैं उनका बेटा हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 55, विच करेक्टर प्रोक्लेम्स, कौन सा करेक्टर प्रोक्लेम करता है ऑल द वर्ल्ड्स इज ए स्टेज, की जो संसार है, पूरा संसार है, वो क्या है? एक स्टेज है, एंड ऑल द मैन, और सभी मैन एंड वोमेन मेयरली प्लेयर्स, और जो सभी मैन हैं, वोमेन है इस संसार के, वो केवल एक खिलाड़ी मात्र हैं। तो कौन कहता है ये? तो ये कोट बहुत प्यारी कोट है शेक्सपियर की, जिसको कहा है इस प्ले में जैक्स ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, एट द बिगिनिंग ऑफ एक्ट सेकंड की शुरुआत में, सीन 5 में, इन एज यू लाइक इट, हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग, कौन गाना गा रहा होता है? सो एमिन्स एक कोर्टियर है ड्यूक सीनियर का, जो कि बहुत अच्छे सॉन्ग गाता है वो। क्वेश्चन नंबर देखिए 57, व्हेन ओलिवर रिपोर्ट टू ड्यूक फ्रेडरिक, जब वो ड्यूक फ्रेडरिक को रिपोर्ट करता है ओलिवर कि वो अनेबल है फाइंड ऑरलैंडो एंड जो डॉटर्स हैं उसकी वो नहीं मिली, तो फ्रेडरिक क्या करता है? तो वो उसकी लैंड जो है उसको सीज कर लेता है, सीजेज ओलिवर लैंड। क्वेश्चन नंबर देखिए 58,
वॉट डज एंटोनियो फील टूवर्ड्स सेबेस्टिन, क्या सेबेस्टिन के लिए फील करता है एंटोनियो, अफेक्शन फील करता है वो। क्वेश्चन नंबर देखिए 59। क्वेश्चन नंबर 59, वॉट डज वायला डू विद द रिंग दैट ओलिविया वांट टू गिव सिजेरियो, यानी कि जो वायला है वो उस रिंग के साथ क्या करती है जो ओलिविया ने उसको दी थी सिजेरियो समझकर। वो उसको थ्रोज कर देती है मालवोलियो के ऊपर। यानी ऐसा होता है कि वो उसको अपना प्यार का इजहार करती है तो वो वहाँ से भाग आती है वायला, क्योंकि वो सिजेरियो के रूप में है लेकिन है तो लड़की ना। तो जब वो भाग आती है तो पीछे पीछे ओलिविया अपने नौकर मालवोलियो को भेजती है कि जाओ तुम उसको कह के आओ कि मैंने उसे अपने प्यार के रूप में ये टोकन भेजा है। तो वो जो रिंग है ना वो उसी मालवोलियो के ऊपर ही उसको पटक आती है, क्योंकि उसे पता था कि ये प्यार व्यार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद लड़की थी, वो लड़के के भेस में थी। लेकिन ओलिविया को नहीं पता था ना कि ये लड़की है, वो उससे प्यार कर रही थी। सो थ्रोज इट एट मालवोलियो। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, हाउ डज, अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये 12th नाइट प्ले है वही विलियम शेक्सपियर उससे हैं, उससे चल रहे हैं। हाउ डज वायला फील, वायला क्या फील करती है अबाउट ओलिविया, ओलिविया के लिए क्या फील करती है हैविंग फॉलन इन लव विद सिजेरियो। जब वो मतलब वायला है वो क्या फील करती है ओलिविया के लिए, क्योंकि ओलिविया जो है सिजेरियो के प्यार में पड़ चुकी है। यानी वायला और सिजेरियो एक ही व्यक्ति हैं। वायला एक लड़की है और सिजोरिया का रूप रख के वो उसके पास जाती है, वो उससे प्यार कर बैठती है। तो वो क्या फील करती है उसके लिए, तो वो पिटी फील करती है, यानी कि वो उसको दया दिखाती है, क्योंकि उसे तो पता है ना कि मैं एक लड़की हूँ और वो एक लड़की से प्यार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट डज मालवोलियो वॉर्न, मालवोलियो क्या चेतावनी देता है विल हैपन इफ़, वो होगी इफ़ सर टॉबी डज नॉट इम्प्रूव, अगर सर टॉबी अपने आप को नहीं सुधारते, हिज मैनर्स, अपने तौर तरीक़ों को अगर वो नहीं सुधारते तो उनके साथ क्या होगा, ये उनको वो चेतावनी देता है। तो क्या चेतावनी देता है, तो आपका ए सही हो जाएगा, सर टॉबी मस्ट लीव, कि उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 62, हु सजेस्ट प्लेइंग द प्रैक्टिकल जोक, यानी कौन सजेस्ट करता है प्ले करने के लिए ऑन मालवोलियो, मालवोलियो से मजाक करने की एडवाइस कौन देता है, तो ये मारिया थी। मारिया एडवाइस देती है कि चलो मालवोलियो से मज़ा लेते हैं, फिरकी लेते हैं, तो मारिया उसको एडवाइस देती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, व्हेन ओर्सिनो सेज, जब ओर्सिनो कहता है दैट ही कैन टेल सिजेरियो इज़ इन लव, कि वह प्यार में है उसके, अगर वो उसके प्यार में हो, तो व्हाट डज सिजोरियो डू, तो सिजोरियो क्या करेगा, तो वो एग्रीज हो जाता है। सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वो तो मन ही मन उसको प्यार करती थी, वो वायला थी तो वो उसको ओर्सिनो को प्यार करती थी मन ही मन, पर वो कह नहीं सकती थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 64, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डज फेस्टे सिंग फॉर ओर्सिनो, ओर्सिनो के लिए फेस्टे किस तरह के सॉन्ग गाता है, तो वो रिलीजियस सॉन्ग गाता है उसके लिए। फेस्टे जो है फूल है या जोकर या फिर क्लोन जो भी है ओर्सिनो के दरबार में, ये इसका क्लोन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 65, हु स्पीज ऑन मालवोलियो एंड नोज दैट ही इज अप्रोचिंग ओलिवियाज हाउस, कौन इसको मालवोलियो को जानता है कि वो ओलिविया के हाउस में रहता है इन सब में से, तो ये मैरिया। क्वेश्चन नंबर देखिए 66, व्हाट इज़ मालवोलियो डूइंग एज ही वॉक्स डाउन टू द गार्डन पाथ, वो मालवोलियो गार्डन पाथ पे जब जा रहा होता है तो वो क्या करता है, तो वो एक लेटर को रीड करता है, रीडिंग ए लेटर। और वो क्या करता है, व्हाट डज मालवोलियो फाइंड ऑन द गार्डन पाथ, उसको क्या मिलता है गार्डन पाथ पर, उसको एक लेटर मिलता है। एक मारिया ने फोर्स किया था लेटर में, मतलब लिखा था वो ओलिविया के नाम से जानबूझ के, जिससे कि मालवोलियो को मजाक बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर देखिए 68, what are the initial of the unknown beloved to whom the letter is addressed in 12th night, यानी कि कौन जो बिलव्ड है जिसके नाम से ये लेटर आया है, तो उस लेटर में इस तरह से इनिशियल वर्ड लिखे थे, मतलब पूरा नाम नहीं लिखा था, क्योंकि भाई मारिया को भी तो डर था कि पकड़े गए हम तो फिर तो ओलिविया हमें छोड़ेगी नहीं, तो उन्होंने इनिशियल वर्ड लिखे थे, यानी जैसे एम लिख दिया, ओ लिख दिया, ए आई लिख दिया, इस तरह से शॉर्ट में नाम लिखा हुआ था। तो ये ओलिविया का नाम लिखा था उसमें, तो आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 69,
व्हाट शॉर्ट ऑफ स्टॉकिंग्स डज द लेटर रिक्वेस्ट, यानी कि लेटर में लिखा गया था कि आपको स्टॉकिंग्स पहननी है, एक रिक्वेस्ट थी उसमें कि आपको स्टॉकिंग्स पहननी है ओलिविया के प्यार में अगर आप हो तो मालगोलियो बड़ा खुश होता है, वो सोचता है कि ओलिविया भी उससे प्यार करती है और उसने ही ये लेटर लिखा है। वो ये समझ लेता है बेचारा कि ये ओलिविया ने मेरे लिए लेटर लिखा है और वो ये कह रही है कि अगर आप मेरे प्यार में हो तो आपको स्टॉकिंग्स पहननी है। तो किस तरह के स्टॉकिंग्स पहनने को उसको बोला गया था उस लेटर में, तो वो स्टॉकिंग्स का कलर था येलो। डी आपका करेक्ट हो जाएगा, येलो स्टॉकिंग्स। और वो बेचारा ओलिविया को इम्प्रेस करने के लिए येलो स्टॉकिंग्स पहन के आ जाता है और फिर वो हंसी का पात्र बनता है। तो ये जो येलो स्टॉकिंग सीन है, जो इसका ये फेमस सीन है इस प्ले का, येलो स्टॉकिंग सीन। क्वेश्चन नंबर देखिए 70। क्वेश्चन नंबर 70 है वाई हु डज सिजेरियो मीट, सिजेरियो किससे मिलता है एंड स्पीक विद फर्स्ट आउटसाइड ओलिविया हाउस, ओलिविया के हाउस के सबसे पहले वो फेस्टे से मिलता है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 71, व्हाट डज ओलिविया डू, ओलिविया क्या करती है व्हेन सिजेरियो पोलाइटली रिजेक्ट हर मैसेज ऑफ लव, जब वो उसका प्यार इजहार रिजेक्ट कर देती है वियाला, तो ओलिविया क्या करती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई इसको नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। क्वेश्चन नंबर देखिए 72, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म किसको माना जाता है, सो दिस इज एरिस्टोटल। ए आपका करेक्ट हो जाएगा, एरिस्टोटल को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 73, क्वेश्चन नंबर देखिए 73, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फादर कौन है, तो इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फादर माना जाता है जॉन ड्राइडन को। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 74, हु डिफाइंड द टर्म डिकंस्ट्रक्शन, यानी कि डिकंस्ट्रक्शन एक टर्म है जिसे डिफाइन किया था वेरियसली थ्रू आउट हिज कैरियर, उन्होंने बहुत तरीके से इसको डिफाइन किया है इस टर्म को, कौन है वो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा जैक्स डेरिडा। ये एक फ्रेंच राइटर हैं, जैक्स डेरिडा ने इस टर्म को डिफाइन किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 75, ऑफ ग्रामेटोलॉजी इन 1967 बुक बाई फ्रेंच फिलोसोफर बाय जैक्स डेरिडा, ये ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 76, क्वेश्चन नंबर 76, द डेथ ऑफ ऑथर इज़ 1967 एक ऐसे है, ये मतलब द डेथ ऑफ ऑथर इज़ 1967 एक ऐसी है, किसके द्वारा है ये ऐसे, फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक एंड थ्योरिस्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया है, सो ये ऐसे लिखा गया है रोलैंड बार्थ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिए 77, हु ओपाइंड, किसके विचार हैं ये, क्रिटिसिज्म इज हेल्थ, कि क्रिटिसिज्म क्या है, एक हेल्थ है, जबकि रोमांटिसिज्म क्या है, एक डिसीज़ है। टू कन्वे दैट क्लासिसिज्म इट इज़ द मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग आर्ट, यानी कि ये कौन है जो कि क्लासिसिज्म के प्रशंसक हैं, क्लासिसिज्म को हेल्थ मान रहे हैं और रोमांटिसिज्म को डिसीज़ मान रहे हैं, तो ये गूथे हैं, आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 78, क्वेश्चन नंबर 78, अप्रोच कंपोजिशन विद ए फोकस सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन और ए लॉन्ग सिस्टमेटिक डिस्कोर्स, यानी कि प्रोज कंपोजिशन है ना, विद ए फोकस सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट पर फोकस करती है और उसी से रिलेटेड फिर उसमें लिखा जाता है, तो वो कौन सी फॉर्म है लिटरेचर की, तो वो आपका हो जाएगा ऐसे, बी इज़ करेक्ट हियर। जैसे कि हम कोई ऐसे लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, तभी तो हम लिखते हैं, कि जैसे कि वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर पॉपुलेशन, या जिस भी टॉपिक पे लिखेंगे, या कोरोना वायरस हो गया, या जो भी हम लिखेंगे तो उसी पर एक्सटेंड करके हम उसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऐसे करेक्ट हो जाएगा, है ना, तो ये ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 79, द वर्ड ऐसे डिराइव्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ईसाई, यानी कि डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से ईसाई, ईसाई से ये डिराइव हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यानी ये ट्राई और अटेम्प्ट, इसका मतलब होता है कोशिश करना, टू ट्राई, यानी कोशिश करना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 80,
क्वेश्चन नंबर 80, द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर वॉज प्रोबेबली फर्स्ट परफॉर्म अबाउट, यानी कि जो फर्स्ट कॉमेडी है इंग्लिश की राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है, जो कि कब परफॉर्म हुई थी, वो परफॉर्म हुई थी 1593 में। सो आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, हु पॉपुलराइज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को किसने पॉपुलराइज किया था, वाई राइटिंग द पॉपुलर सैटारिकल प्लेस एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598, वल्पॉन और द फॉक्स 1606, द ऑलकॉमेस 1610 एंड बार्थलोमेन म्यू फेयर 1614। किसने फेमस किया था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को, तो बेन जॉनसन ने इसको फेमस किया था, इज राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। सो गाइज ये हमारे 81 क्वेश्चंस हो गए। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट के वो ग्रामर बेस्ड हैं, तो उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। प्लीज़ like my video and don't forget to share and subscribe my channel and make sure you press the bell icon. Thanks for watching.